और साजिश यह है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत लोकसभा में लाया जाए और साथ में आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बने, ताकि इस देश के संविधान को अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें जो सारी चीजें हैं, उसके माध्यम से, संविधान के ही माध्यम से संविधान को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश है। देश के लोगों से मेरी अपील है, इस साजिश को समझें और इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी करें, नहीं तो बचेगा नहीं। मुझे डर नहीं लग रहा। कौन कह रहा मुझे डर लग रहा? मुझे डर लग रहा, मेरी भाषा डर की है। डर की भाषा तो मोदी की होती है। आपको जो ट्रंप के सामने बोल भी नहीं पा रहा, जो चीन का नाम भी नहीं ले पा रहा, और तो और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहा, डर ही से बोलते हैं। मैं तो नाम लेके कह रहा हूं ना। मोदी उस का प्राणी है जो आरएसएस के साथ मिलके किसी को नहीं छोड़ेगा। जो उसके साथ है उन्हें तो पूरी तरह से डसेगा ही डसेगा। कि इस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ड्राफ्ट बिल पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी के सामने है, उस पर चर्चा चल रही है। 4 चीफ जस्टिस को बुलाया जा चुका है। जस्टिस केहर को, रिटायरमेंट जो रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस रंजन गोगोई को, जस्टिस चंद्रचूड़ को, और एक और है। इन 4 जजेस को बुलाया जा चुका है और इन जब से राय मांगी गई है, सलाह मांगी गई है, तो उसमें जो निकल के आ रहा है, वो निकल के ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस ड्राफ्ट बिल के माध्यम से इतनी ताकत दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को कोई रोक टोक नहीं सकेगा। जिस राज्य में चाहेगा चुनाव कराएगा, जिसमें चाहेगा नहीं कराएगा। ये पावर उसको दी जा रही है। मतलब जो पावर आज की तारीख में, उससे कई गुना पावर इलेक्शन कमीशन को देने की बात हो रही है, जिसके विषय में कुछ जो ये जजेस वगैरह हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर देना ठीक नहीं है। तो मैं आपको उस षड्यंत्र की बात बता रहा हूं। ये 2029 का है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज ये चुनाव अगर हो भी जाएगा और ये बिल अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का आ जाएगा, तो 2029 में ये बिहार विधानसभा डिसॉल्व कर दी जाएगी। ये तब सारी विधानसभाओं के जो भी चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे फिर असम का हो, या किसी का भी हो, ये सारे के सारे चुनाव सिर्फ उस समय तक के लिए हैं। उसके बाद में सारे एक साथ कराए जाएंगे। और साजिश ये है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत लोकसभा में लाया जाए और साथ में आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बने, ताकि इस देश के संविधान को अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें जो सारी चीजें हैं, उसके माध्यम से, संविधान के ही माध्यम से संविधान को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश है। देश के लोगों से मेरी अपील है, इस साजिश को समझें और इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी करें, नहीं तो बचेगा नहीं। हम लोग 15 अगस्त के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे और 15 अगस्त के बाद हम लोग एक जबरदस्त आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसकी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल स्पष्ट होगा, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रही है, किसी भी हालत में इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर केवल एक लेटर लिखा है नायडू ने उसके लिए इलेक्शन कमीशन को, इससे लेटर से क्या होता है? अगर वाकई में देश को बचाना है, बचेगा वो भी नहीं, नायडू भी नहीं बचेगा। नायडू की भी सत्ता बचने वाली नहीं है। कभी वो सोच रहा हो कि मेरी सत्ता बच जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला। मोदी उस का प्राणी है जो आरएसएस के साथ मिलके किसी को नहीं छोड़ेगा। जो उसके साथ है उन्हें तो पूरी तरह से डसेगा ही डसेगा। जो उसके बाहर है वो उन्हें भी छोड़ने के उसमें नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, इनका ये जो तेलुगु देशम है या नीतीश कुमार की पार्टी है या आपके पासवान की पार्टी है, ये जितने भी लोग हैं, वाकई में अगर इस देश को और खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, तो इन्हें तत्काल एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए। मोदी का साथ छोड़ देना चाहिए। इन्हें तत्काल ये काम करना चाहिए, तभी बचेगा देश। और इन्हें तत्काल ये छोड़ के मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होना चाहिए। अगर देश को बचाना है, खुद
को, देश को तो छोड़ो, ये खुद को भी अगर बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट खुद ये मान रहा है कि ये कहीं ना कहीं एनआरसी की तरफ जो है संकेत इसके देखे जा रहे हैं, लेकिन रोक क्यों नहीं लगाई उसने जब उसको लग रहा है कि इतना संगीन मामला है? ये बात निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से पूछनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह के अपने आप को जैसे अलग उसने कर लिया है कि हमसे स्टे नहीं मांगा गया, इसलिए हम स्टे की कोई बात नहीं कर रहे, स्टे नहीं मांगा गया और हमें कहा गया कि भाई इसको पूरी तरह से आप डिसाइड करें, इसलिए 28 तारीख लगाई गई है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम कुछ भी कह रहे हो, वकील कुछ भी कह रहे हो, जब सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज ये बात कह रहे हैं कि भाई जो 11 दस्तावेज हैं, इन 11 दस्तावेजों से आज तुम मेरे से मांगोगे तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें, भाई मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या बात होगी। यानी इलेक्शन कमीशन कितना गंदा घटिया काम कर रहा है, इससे ज्यादा कोई और सबूत चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज वो कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता आपको यह दस्तावेज। तो जब आप नहीं दे सकते दस्तावेज तो यह प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ रही है? इस प्रक्रिया को वहीं रोकना था, उसी कदम पर रोकना था। खैर, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उनका अपना फैसला है, उनका अपना मानना है। देखें 28 तारीख को क्या होता है। जब तक 28 तारीख का फैसला नहीं आता है हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो स्थिति सामने है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम साहब ने एक एक सच्चाई दिखा के इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, इनको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया और सच दुनिया के सामने दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट को केवल इन्हीं वीडियोस पर और दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है, इसी को सुमोटो एक्शन लेते हुए कि तत्काल इनको नौकरी से खत्म कर देना चाहिए, नौकरी इनकी खत्म कर देनी चाहिए। क्या सर ये टर्मिनेट कर देना चाहिए। एसआईआर के नाम पर एनआरसी कराई जा रही है? 100%, इसमें क्या शक है भाई, 100%। और अब जो हो रही है, एक शंका और बढ़ गई है। शंका यह बढ़ गई है, जब इलेक्शन कमीशन ने देखा, बीडीओस के माध्यम से रिपोर्ट आ गई, जो वहां के अधिकारी हैं उनके माध्यम से रिपोर्ट आ गई कि जो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि 1 महीने में 3 बार बीएलओ वहां जाके फॉर्म देगा, फॉर्म कलेक्ट करेगा और फिर बताएगा, ये जो 3 बार जो जाएगा बीएलओ और 2 फॉर्म लेकर जाएगा, एक उसको रिसीविंग देगा, उस तरह का तो कोई काम हो ही नहीं रहा। और वहां से रिपोर्टिंग आगे, अगर इस तरह का काम होगा तो यह काम किसी भी सूरत में इतने समय में नहीं हो सकता। और फिर इलेक्शन कमीशन ने ढील दी, पटना में न्यूज़पेपर में पूरे पेज पर विज्ञापन छापा और विज्ञापन में बाकायदा कहा गया कि भाई किसी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हो ना हो तब भी फॉर्म जमा करो। और अब हकीकत जो आ रही है, जो अजीत अंजुम साहब और पूरे जो दैनिक भास्कर के साथी इन्होंने जो दिखाई है, उसमें तो यह स्थिति आ रही है कि वो जा भी नहीं रहे कहीं, बीएलओ वहीं बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर भी अपने आप कर रहे हैं। तो किसी मतदाता के पास क्या सबूत है? क्या यह मतदाता के साथ द्रोह नहीं है? क्या यह मतदाता के साथ गद्दारी नहीं है? क्या यह देशद्रोह नहीं है जो सब कुछ किया जा रहा है? और केवल इतना ही नहीं, जो सारी चीजें आपके सामने एक एक करके आ रही हैं, जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है उसके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। मतलब ये स्थिति, और जो वीडियो बोल गया, जो बीएलओ बोल गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। सर, एक वीडियो और आई है बिहार के दरभंगा से, जब ये प्रक्रिया वहां हो रही है तो बीजेपी की जिला अध्यक्षा है वो वहां बैठी हुई है प्रक्रिया के। एग्जैक्टली, मैं यही बात कहने वाला था, आपने सवाल पूछा, बहुत बढ़िया। तो सवाल यह होना चाहिए इस इलेक्शन कमीशन से, अभी तक उसके विषय में जब आप और हम बात कर रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कि जब यह प्रक्रिया चल रही है, यह तो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है ना, सरकारी प्रक्रिया है ना, तो उसमें बीजेपी की महिला अध्यक्ष कैसे बैठी है दरभंगा में? इसका मतलब, मैंने पहले यह कहा, बीजेपी का एक हिस्सा हो चुका है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता, बहुत सही यह बात होगी जो कांग्रेस ने भी कही है, जो पवन खेड़ा साहब ने भी कही है कि काहे को वहां पे अशोक रोड पे इलेक्शन ऑफिस खोल रखा।
अबे बीजेपी के कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में वहीं जाके एक कमरा ले ले, सब कुछ वहीं से होना है। बिल्कुल सही बात। यही बात ये सिद्ध कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन में, बीजेपी में, आरएसएस में कुछ फर्क नहीं रहा। सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे निकम्मे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो आपने कहा था कि वहां वोट बढ़ा दिए, अब बिहार में होने वाले पहले से पहले आपको डर लगने लगा कि मुझे डर नहीं लग रहा। कौन कह रहा मुझे डर लग रहा? मुझे डर लग रहा, मेरी भाषा डर की है। डर की भाषा तो मोदी की होती है। आपको जो ट्रंप के सामने बोल भी नहीं पा रहा, जो चीन का नाम भी नहीं ले पा रहा, और तो और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहा, डर ही से बोलते हैं। मैं तो नाम लेके कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ना गुलाम। दूसरी बात जिसकी आप बात करें, मैं 3 से 4 महीने पहले ही कह चुका हूं, जो काम अब हो रहा है मैं पहले ही इन शब्दों में कह चुका हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव मोदी ने जीता है, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के साथ में रह के नीतीश कुमार को ही पहला राजनीतिक रूप से मोदी ठिकाने लगावेगा, और उसके बाद में अपने दम पे बिहार में जीत के आवेगा, और उसने अपने दम पर सरकार बनावेगा, और फिर उसके बाद में जो नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं उनको अपने में मिलावेगा। मैं तो बहुत पहले ही कह चुका हूं ये बात। लोग अब कह रहे हैं ये बात आप समझ रहे हैं, ये सारी की सारी मैं पहले ही कह चुका हूं। और महाराष्ट्र की बात में तो और भी मजेदार बात, मतलब उतनी वोटें युवा उतने जितने जो है उससे जितने हैं सरकारी हिसाब के हिसाब उससे ज्यादा वोट हैं महाराष्ट्र में। यही तो आया आंकड़ा राहुल गांधी ने जो दिया। सो ये स्थिति हो रही है। लेकिन बिहार में तो रोहिंग्या और बांग्लादेश के कुछ विदेशी वोटर आ गए, ऐसा कह रहे हैं। जो बात वो कह रही है मीडिया कौन है? वो गुलाम मीडिया। अभी तक एक सबूत इस बात का नहीं मिला कि जो वोटर लिस्ट है उसमें एक भी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, या एक भी नेपाली है। 2019 में, जुलाई 2019 में इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी, और संसद में कानून मंत्रालय ने जानकारी दी कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में, देश की पूरी वोटर लिस्ट में कहीं भी 2016 में, 2017 में और 2019 में कोई विदेशी वोटर नहीं पाया गया, विदेशी व्यक्ति वोटर नहीं पाया गया। केवल 2017 में 3 विदेशी लोगों के वोटर लिस्ट में नाम पाए गए, एक पश्चिम बंगाल में, एक गुजरात में, और एक संभवतः तेलंगाना में। शायद ये 3 जगह वो 3 पाए गए। ये संसद में जानकारी है, इसी सरकार की जानकारी है, इलेक्शन कमीशन की जानकारी है। तो अब कहां से आ गए? ये सब कुछ इसलिए बनाया जा रहा, प्लांट किया जा रहा है ताकि जो बेईमानी करनी है, जिन लोगों के नाम काटने हैं, विदेशी कह के उनके नाम काट दो, रोहिंग्या के नाम पर, नेपाली के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, और जो तुम्हें अपनी फर्जी वोटें बढ़ानी है उनको तुम बढ़ा लो, बीजेपी उनको बढ़ा लो। और जिस राजा की बात कर रहे हो, मैं आपको कह दे रहा हूं, इस देश में राजतंत्र आने वाला नहीं है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, इस 56 इंची चौकीदार को राजा बनाने की कोशिश कर रही है, बेईमानी उसी के लिए हो रही है। ये जो बिहार के वोटर थे, इन्होंने 2024 में भी तो वोट डाली थी। 2024 में ही वोट नहीं डाली, आप देखो 2025 में, बिल्कुल आप सही करें, 2024 में वोट डाली हैं। 2003 की जो लिस्ट है जिसको आधार बनाया गया, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 में ये इंटेंसिव, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये हुआ बाकायदा, और उसके बाद में खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हमारे पास में जो लिस्ट है पूरे देश की, वो पूरी तरह से डिजिटलाइज है, अब हमें दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो समरी समीक्षा होती है, समरी रिवीजन होता है, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, या जो लोग यहां से कहीं और ट्रांसफर कर गए हैं, या जो लोग नए जुड़े हैं, सिर्फ उसको लेके ये अपडेट की जाएगी। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कहीं कानून में नहीं है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं भी नहीं है। ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, और बावजूद उसके जनवरी में, इससे ज्यादा और क्या होगा? जनवरी में कौन था? ये ज्ञानेश कुमार ही तो था नहीं उसके साथ में, राजीव कुमार के साथ में, तो ये बैठा था ना, इसकी आंखों के सामने हुआ, ये भी सब उसके लिए जिम्मेदार है। तो काहे को करवाया जनवरी में? जनवरी 25 में काहे करवाया? जनवरी 25 में बाकायदा समीक्षा करके अंतिम लिस्ट बिहार की बना दी गई। फिर काहे को आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हो? आप, मैंने वही बताया वो क्यों किया जा रहा है।
क्योंकि 2029 की तैयारी है। 2000 ये जो 25, 26 जो हो रहा है, 27 जो हो रहा है, इसकी तैयारी नहीं है, 2029 की तैयारी है। और 2029 की तैयारी के लिए मैंने जो बताया, अब औपचारिक रूप से जो बेईमानी करनी है, इस देश के संविधान को खत्म करने का काम करना, उसके लिए काम हो रहा है। सब कुछ उसी के लिए हो रहा है, ताकि 2/3 से ज्यादा बहुमत लाया जा सके और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी सरकार बना सके और इस देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म कर सके।